आसमान में गूंजती वह आवाज पूरे मायालोक में फैल गई। अगर गवाह नंबर 28 जाग गया तो पूरी भविष्यवाणी बदल जाएगी। आरव के हाथ में पकड़ा 28 वाला लॉकेट अचानक गर्म होने लगा। उसने जैसे ही उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ा, दोनों लॉकेट 27 और 28 एक साथ चमक उठे। दोनों से निकली सुनहरी किरणें दूर पहाड़ों के बीच बने उस रहस्यमयी महल की ओर जाने लगीं। कालपाल की आवाज फिर गूंजी। अब खेल का आखिरी अध्याय शुरू हो चुका है। आरव ने बिना समय गंवाए उसी दिशा में चलना शुरू कर दिया। नियति का मार्ग। महल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। पहाड़ों के बीच एक बेहद संकरा पुल था। उसके नीचे अनंत गहराई, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। जैसे ही आरव ने पुल पर कदम रखा, चारों ओर धुंध फैल गई। उस धुंध से धीरे धीरे कई परछाई निकलने लगीं। वे सभी आरव जैसे ही दिखते थे। एक ने कहा, मैं वह आरव हूं जिसने अपने पिता को बचाया। दूसरे ने कहा, मैं वह आरव हूं जिसने दुनिया को चुना। तीसरे ने मुस्कुराकर कहा, और मैं वह हूं जिसने दोनों को खो दिया। आरव समझ गया, यह संभावित भविष्य थे। हर परछाई उसके किसी एक फैसले का परिणाम थी। अचानक सभी परछाइयां एक साथ उसकी ओर दौड़ पड़ीं। आरव ने सत्य वज्र तलवार निकाल ली, लेकिन तभी उसके हाथ का 28 वाला लॉकेट चमक उठा। एक मधुर स्त्री स्वर सुनाई दिया, इनसे मत लड़ो, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारी अधूरी संभावनाएं हैं। आरव ने तलवार नीचे कर दी। उसने अपनी आंखें बंद की, धीरे से कहा, मैं अपने डर से नहीं लड़ूंगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, सारी परछाइयां मुस्कुराने लगीं। एक एक करके वे रोशनी में बदल गईं, और उसी रोशनी से पुल मजबूत हो गया। अब रास्ता पूरी तरह साफ था। नियति का महल। कुछ देर बाद आरव उस विशाल महल के सामने खड़ा था। यह महल बाकी सभी महलों से अलग था। न काला, न सुनहरा, बल्कि सफेद पत्थरों से बना हुआ। लेकिन उसकी दीवारों पर समय के हजारों निशान उकेरे हुए थे। महल का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। अंदर कोई पहरेदार नहीं था, सिर्फ एक लंबा गलियारा, और उसके अंत में एक सिंहासन। लेकिन सिंहासन खाली था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी सिंहासन के पीछे से एक छोटी सी बच्ची बाहर आई। वह लगभग 10 साल की थी। उसी की आंखें, उसी की मुस्कान, जिसे आरव कई बार अपने सपनों में देख चुका था। बच्ची मुस्कुराई। भैया। आरव की सांस थम गई। तुम वही हो? बच्ची ने सिर हिलाया। हां, मैं तुम्हारी बहन हूं। आरव की आंखें भर आईं। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला था, बच्ची पीछे हट गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह गंभीर स्वर में बोली, मुझे छूना मत, क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूं। पूरा महल एकदम शांत हो गया। आरव के कदम वहीं रुक गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर तुम जिंदा नहीं हो तो फिर इतने दिनों से मेरी मदद कौन कर रहा था? बच्ची ने अपनी उंगली सिंहासन की ओर उठाई। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। जो सिंहासन अभी तक खाली था, उस पर अब कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा घने प्रकाश में छिपा हुआ था। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने धीरे से कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम गवाह नंबर 27 बने रहना चाहते हो या गवाह नंबर 28 को जगाना चाहते हो। आरव के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। क्या गवाह नंबर 28 कोई दूसरा इंसान है, या वही शक्ति जो उसके हाथ में पकड़े लॉकेट के अंदर कैद है? और तभी सिंहासन के पीछे की दीवार पर धीरे धीरे एक विशाल प्रतीक चमकने लगा, अनंत। सिंहासन कक्ष में गहरा सन्नाटा था। दीवार पर बना अनंत का चिन्ह लगातार चमक रहा था। आरव की नजर कभी अपनी बहन पर जाती तो कभी उस रहस्यमयी व्यक्ति पर, जिसका चेहरा अब भी तेज प्रकाश में छिपा हुआ था। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लोग मुझे कई नामों से जानते हैं, समय का रक्षक, नियति का लेखक, लेकिन मेरा असली नाम है अनंत। पूरा महल सुनहरी रोशनी से भर गया। आरव ने महसूस किया कि जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। अनंत सिंहासन से उठकर धीरे धीरे उसकी ओर आया। तुम सोचते हो कि तुमने अब तक जो कुछ देखा वही पूरी कहानी है? नहीं आरव, अब तक तुम सिर्फ उन मोहरों को देख रहे थे जो इस खेल में इस्तेमाल हुए।
असली खिलाड़ी अभी सामने आया है। अचानक उसके हाथ के दोनों लॉकेट 27 और 28 हवा में उठ गए। दोनों से निकली रोशनी आपस में मिल गई। रोशनी के बीच एक विशाल चक्र बना। उस चक्र में दो बच्चों की आकृति दिखाई दी। एक के गले में 27 का लॉकेट था, दूसरे के गले में 28 का। अनंत बोला, उस रात सिर्फ दो बच्चे नहीं जन्मे थे, उस रात दो नियतियां जन्मी थीं। आरव ने हैरानी से पूछा, तो गवाह नंबर 28 कौन है? अनंत ने सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी उंगली आरव की बहन की ओर उठाई। बच्ची की आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे से बोली, भैया, जिस दिन मुझे तुमसे अलग किया गया, उसी दिन गवाह नंबर 28 की शक्ति मेरे भीतर बंद कर दी गई। आकाश गरज उठा। सुनहरा ड्रैगन महल के ऊपर चक्कर लगाने लगा। उसके पंखों से निकलती सुनहरी ज्वालाएं पूरे आकाश को रोशन कर रही थीं। ड्रैगन की पीठ पर खड़ा वह रहस्यमयी योद्धा धीरे धीरे नीचे उतरा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, पूरा नियति का महल कांप उठा। सम्राट, कालपाल और अनंत तीनों पहली बार एक साथ पीछे हट गए। आरव ने हैरानी से पूछा, यह कौन है? उस योद्धा ने अपना चेहरा ढंकने वाला स्वर्णिम मुखौटा उतारा। आरव की आंखें फैल गईं। वह चेहरा उम्र में उससे लगभग 10 वर्ष बड़ा था, लेकिन शक्ल बिल्कुल आरव जैसी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा भविष्य नहीं हूं और न ही तुम्हारा अतीत। मैं हूं अंतिम गवाह। पूरा महल सन्न रह गया। अनंत ने धीरे से कहा, तो भविष्यवाणी सच हो गई। कालपाल गरजा, यह असंभव है। अंतिम गवाह का अस्तित्व मिटा दिया गया था। रहस्यमयी योद्धा ने अपनी तलवार निकाली। उस तलवार पर 1 से 27 तक सभी गवाहों के प्रतीक चमक रहे थे, लेकिन सबसे नीचे एक नया चिन्ह उभर आया, 28। आरव ने पूछा, क्या आप गवाह नंबर 28 हैं? वह मुस्कुराया, नहीं, मैं वह हूं जो तब जन्म लेता है जब गवाह 27 और गवाह 28 एक दूसरे की रक्षा करने का निर्णय लेते हैं। इतने में आरव की बहन हवा में तड़पने लगी। उसके शरीर से काली और सुनहरी ऊर्जा एक साथ निकल रही थी। कालपाल ने अपनी दरांती उठाई। अगर उसकी शक्ति पूरी तरह जाग गई तो मैं उसे अपना नया पात्र बना लूंगा। वह बिजली की गति से आरव की बहन की ओर बढ़ा, लेकिन दाम! सुनहरा ड्रैगन बीच में आ गया। उसकी गर्जना से पूरा महल हिल गया। पहली बार कालपाल पीछे जा गिरा। रहस्यमयी योद्धा ने आरव की ओर देखा। सुनो आरव, अब समय बहुत कम है। तुम्हें 3 चाबियां ढूंढनी होंगी। सत्य की चाबी, त्याग की चाबी, विश्वास की चाबी। इन तीनों के बिना अंतिम द्वार कभी नहीं खुलेगा। आरव ने पूछा, अगर मैं असफल हो गया तो? योद्धा की मुस्कान गायब हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, तो सिर्फ मायालोक नहीं, इंसानों की दुनिया का इतिहास भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। अचानक आरव के हाथ का 27 वाला लॉकेट और उसकी बहन का 28 वाला लॉकेट हवा में उठ गए। दोनों से निकलती रोशनी मिलकर एक विशाल द्वार बनाने लगी। उस द्वार पर प्राचीन अक्षरों में लिखा था, अंतिम परीक्षा। द्वार धीरे धीरे खुला। भीतर केवल अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से एक आवाज आई, आरव, अगर इस द्वार के भीतर आए तो तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, या अपनी बहन या पूरी दुनिया। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बहन की ओर देखा, फिर उस रहस्यमयी द्वार की ओर। उसका अगला फैसला हजारों वर्षों की भविष्यवाणी बदल सकता था। एपिसोड 12 में अंतिम परीक्षा की शुरुआत। 3 रहस्यमयी चाबियों की खोज। आरव की बहन की शक्ति का पूरा रहस्य। और पहली बार सामने आएगा वह असली दुश्मन जिसने सदियों पहले गवाह नंबर 27 की भविष्यवाणी लिखी थी। आरव स्तब्ध रह गया। मतलब तुम ही गवाह नंबर 28 हो? बच्ची ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन मैं पूरी तरह जाग नहीं पाई। अगर मेरी शक्ति पूरी तरह जाग गई तो या तो मायालोक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या इंसानों की दुनिया। इतना सुनते ही पूरा महल कांप उठा। अचानक बाहर से भयानक धमाका हुआ। धड़ा! महल का विशाल द्वार टूटकर गिर पड़ा। धुएं के बीच से कालपाल अंदर आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे काले कवच पहने हजारों छाया योद्धा खड़े थे। कालपाल मुस्कुराया, बहुत हो गई सच्चाई, अब नियति में लिखूंगा। उसने अपनी दरांती जमीन पर दे मारी।
पूरा सिंहासन कक्ष हिल गया। अनंत ने पहली बार अपने हाथ में एक प्राचीन तलवार प्रकट की। उसने आरव की ओर देखा। अब सुनो, गवाह नंबर 27। अगले कुछ पल तय करेंगे कि इतिहास दोहराया जाएगा या पहली बार बदलेगा। इतने में आरव की बहन अचानक दर्द से चीख उठी। उसके गले का 28 वाला लॉकेट लाल रंग से चमकने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे सुनहरी हो गईं। वह हवा में उठने लगी। अनंत घबराकर चिल्लाया, नहीं, किसी ने गवाह नंबर 28 को जबरन जगाना शुरू कर दिया है। कालपाल जोर से हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। जब 27 और 28 की शक्तियां टकराएंगी, तब एक नई दुनिया का जन्म होगा। आरव ने अपनी बहन की ओर देखा, फिर सत्य वज्र तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसे समझ आ गया, अब अगली लड़ाई सिर्फ सच जानने की नहीं, अपनी बहन को बचाने की भी है। उसी क्षण महल की छत फट गई। आसमान से एक विशाल सुनहरा ड्रैगन नीचे उतरने लगा और उसकी पीठ पर खड़ा था एक ऐसा योद्धा जिसे देखकर सम्राट, कालपाल और अनंत तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। विशाल अंतिम परीक्षा का द्वार धीरे धीरे खुल रहा था। उसके भीतर केवल अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें रोशनी भी समा रही थी। आरव की बहन दर्द से तड़प रही थी। उसके गले का 28 वाला लॉकेट लगातार चमक रहा था। सुनहरा ड्रैगन बेचैनी से गरज रहा था। रहस्यमयी अंतिम गवाह ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। अब जो भी होगा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आरव ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने अंतिम द्वार के अंदर कदम रखा, धड़ाम, द्वार अपने आप बंद हो गया। शून्य लोक। आरव ने आंखें खोलीं। वह किसी महल में नहीं था। उसके चारों ओर सिर्फ सफेद धुंध थी। न आसमान, न जमीन, न समय, जैसे पूरी दुनिया गायब हो चुकी हो। अचानक उसके सामने एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया। वह लगभग 7 साल का था। उसके हाथ में एक लकड़ी की बांसुरी थी। वह मुस्कुराकर बोला, आखिरकार गवाह नंबर 27 आ ही गया। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा पहला सच हूं। इतना कहते ही उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह वही बच्चा बन गया जो कभी आरव था। आरव चौंक गया। यह मेरा बचपन? लड़का मुस्कुराया, नहीं, तुम्हारी खोई हुई यादें। तभी सफेद धुंध हटने लगी। आरव ने देखा, वह अपने पुराने गांव में खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा 20 साल पहले था। उसने अपनी मां को देखा, अपने पिता को देखा और एक छोटी सी लड़की को भी जो उसके साथ खेल रही थी। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। यह मेरी बहन है। शून्य लोक पूरी तरह कांप उठा। विशाल सुनहरी घड़ी के भीतर बैठे कालेश्वर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, पूरे ब्रह्मांड में समय कुछ क्षणों के लिए थम गया। घड़ियों की टिक टिक बंद हो गई। हवा रुक गई। यहां तक कि आरव की सांसें भी जैसे थम गईं। प्रथम गवाह घुटनों के बल झुक गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रणाम समय के स्वामी। कालेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना दाहिना हाथ उठाया। अचानक आरव का 27 वाला लॉकेट हवा में उठ गया। उसी समय बहुत दूर नियति के महल में मौजूद उसकी बहन का 28 वाला लॉकेट भी चमकने लगा। दोनों लॉकेटों के बीच सुनहरी ऊर्जा का एक पुल बन गया। कालेश्वर मुस्कुराया। आखिरकार दोनों चाबियां एक दूसरे को पहचान चुकी हैं। आरव ने पूरी ताकत से अपनी तलवार उठाई। तुम कौन हो और मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हो? कालेश्वर की हंसी पूरे शून्य लोक में गूंज उठी। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हें चुना था। आरव चौंक गया। क्या मतलब? कालेश्वर ने अपनी उंगली हवा में घुमाई। शून्य लोक के बीच एक विशाल प्रकाश पट उभर आया। उसमें सदियों पुराना दृश्य दिखाई देने लगा। हजारों वर्ष पहले, जब न मायालोक था, न गवाह, न भविष्यवाणी, सिर्फ एक महान सभ्यता थी जिसे आदिलोक कहा जाता था। उस सभ्यता के 5 रक्षक थे। उनमें से एक कालेश्वर, दूसरा अनंत, तीसरा सम्राट, चौथा प्रथम गवाह और 5वें रक्षक का चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। प्रथम गवाह ने धीरे से कहा, यही वह दिन था जब सब कुछ बदल गया। अचानक दृश्य में विश्वासघात हुआ। 5वां रक्षक बाकी चारों पर हमला कर देता है। पूरा आदिलोक आग की लपटों में घिर जाता है।
लेकिन चेहरा अब भी दिखाई नहीं देता। आरव ध्यान से देखने लगा। जैसे ही धुंध हटने लगी, प्रथम गवाह ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, यह सच अभी मत देखो। लेकिन देर हो चुकी थी। चेहरा साफ दिखाई दे चुका था। वह चेहरा देखकर आरव के हाथ से सत्य वज्र तलवार गिर गई, क्योंकि वह चेहरा खुद आरव का था। पूरे शून्य लोक में सन्नाटा छा गया। आरव लड़खड़ाकर पीछे हट गया। ना, नहीं, यह मैं नहीं हो सकता। कालेश्वर की आवाज गूंजी। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, गवाह नंबर 27। तुम सिर्फ भविष्य के नहीं, अतीत के भी हिस्से हो। उसी समय आरव के माथे पर एक चमकता हुआ प्राचीन चिन्ह उभर आया। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं और दूर नियति के महल में उसकी बहन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अनंत घबरा कर चिल्लाया, जल्दी करो आरव, अगर तुमने अगले कुछ मिनटों में सच नहीं समझा तो गवाह नंबर 28 हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन तभी कालेश्वर ने अपने सिंहासन के पीछे की ओर इशारा किया। वहां एक और विशाल द्वार खुलने लगा। उस द्वार के ऊपर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, विश्वासघाती का कक्ष। कालेश्वर मुस्कुराया, अगर हिम्मत है तो अंदर जाकर देखो कि असली गद्दार कौन था। आरव ने गहरी सांस ली, अपनी तलवार उठाई और उस रहस्यमयी द्वार की ओर कदम बढ़ा दिया। लड़का बोला, हां, लेकिन ध्यान से देखो। अचानक दृश्य बदल गया। रात का समय, गांव में आग लगी हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक नकाबपोश सेना पूरे गांव पर हमला कर रही थी। आरव के पिता ने दोनों बच्चों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी बाहर आया। उसने अपना नकाब हटाया। आरव का दिल रुक गया। वह चेहरा अनंत का था। अनंत ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों को जिंदा छोड़ दो, भविष्यवाणी को पूरा होने दो। आरव गुस्से से चिल्लाया, तो यह सब अनंत ने करवाया था। लेकिन तभी उसके पीछे एक आवाज आई, यही गलती बाकी 26 गवाहों ने भी की थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां प्रथम गवाह खड़े थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जो तुम देख रहे हो वह पूरी सच्चाई नहीं है। हर दृश्य का एक दूसरा चेहरा भी होता है। इतने में आसमान अचानक काला पड़ गया। शून्य लोक के बीच एक विशाल सुनहरी घड़ी प्रकट हुई। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। प्रथम गवाह घबरा गए। नहीं, उसने समय को तोड़ दिया। अचानक घड़ी के भीतर से एक विशाल हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने आरव को पकड़ लिया। आरव पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ और मजबूत होती गई। तभी उस हाथ के मालिक की आवाज पूरे शून्य लोक में गूंज उठी, गवाह नंबर 27, तुम बहुत दूर आ चुके हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली दुश्मन से मिलो। धीरे धीरे घड़ी के अंदर से एक विशाल काला सिंहासन दिखाई देने लगा, और उस सिंहासन पर बैठा व्यक्ति न सम्राट था, न कालपाल, न अनंत, बल्कि कोई और था, जिसकी आंखें खुलते ही प्रथम गवाह भी डर के मारे घुटनों पर बैठ गए। प्रथम गवाह कांपती आवाज में बोले, विशाल द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर चारों ओर अंधेरा था। दीवारों पर हजारों मशालें अपने आप जल उठीं। जैसे ही आरव ने पहला कदम रखा, पीछे का द्वार अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरे कक्ष में एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है गवाह नंबर 27। आरव ने तलवार निकाल ली, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी दीवारों पर लगे शीशे एक एक करके चमकने लगे। पहले शीशे में उसने अपने पिता को देखा, दूसरे में अपनी मां, तीसरे में अपनी बहन, चौथे में सम्राट, पांचवें में कालदर्शी और आखिरी शीशे में खुद को। लेकिन यह आरव अलग था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके हाथ में सत्य वज्र नहीं, बल्कि एक काली तलवार थी। वह मुस्कुराया और बोला, आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए। आरव ने तलवार उसकी ओर तान दी। तुम कौन हो? वह हंस पड़ा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं वह आरव हूं जिसने 5000 साल पहले पूरी दुनिया से विश्वासघात किया था। पूरा कक्ष कांप उठा। तभी कालेश्वर की आवाज गूंजी, हर गवाह के भीतर दो रूप होते हैं, एक जो दुनिया को बचाता है और दूसरा जो उसे नष्ट कर सकता है। काला आरव आगे बढ़ा, मैं तुम्हारा भविष्य नहीं, मैं तुम्हारी छिपी हुई अंधकारमय आत्मा हूं। इतना कहते ही उसने अपनी काली तलवार से वार किया। धाम। दोनों तलवारें टकराईं।
भयंकर ऊर्जा पूरे कक्ष में फैल गई। लड़ाई शुरू हो गई। आरव हर वार का जवाब दे रहा था, लेकिन काला आरव उसकी हर चाल पहले से जानता था। कुछ ही मिनटों में आरव घायल हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। काला आरव उसकी ओर बढ़ा। तुम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं। उसी समय आरव के हाथ का 27 वाला लॉकेट चमकने लगा। दूर नियति के महल में उसकी बहन का 28 वाला लॉकेट भी चमका। दोनों की शक्तियां आपस में जुड़ गईं। आरव के कानों में अपनी बहन की आवाज गूंजी, भैया, अंधकार को हराया नहीं जाता, उसे स्वीकार करके नियंत्रित किया जाता है। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने तलवार नीचे रख दी। काला आरव हंसा। डर गए, लेकिन अगले ही पल आरव ने आगे बढ़कर काले आरव को गले लगा लिया। पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। काले आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। वह मुस्कुराया। यही परीक्षा थी। बाकी 26 गवाह मुझसे लड़ते रहे, लेकिन तुमने मुझे स्वीकार किया। अचानक सारे शीशे टूट गए। कालेश्वर पहली बार मुस्कुराया। अब तुम सच में गवाह नंबर 27 बनने के योग्य हो। लेकिन तभी पूरे महल में एक भयंकर धमाका हुआ। धड़ाम! कालेश्वर का चेहरा गंभीर हो गया। अनंत दौड़ते हुए अंदर आया। उसके कपड़ों पर खून लगा था। वह घबराकर चिल्लाया, आरव, देर हो गई। किसी ने नियति के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। आरव चौंक गया। कौन? अनंत ने कांपते हुए कहा, जिसे हम सदियों पहले बंद कर चुके थे, वह वापस आ गया है। तभी पूरे महल में एक भयानक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। हां, हां, हां। आकाश काला हो गया। धरती फटने लगी और उस अंधेरे से एक विशाल छाया उभरी। उसकी आंखें लाल थीं, सिर पर टूटा हुआ मुकुट था और उसके हाथ में एक ऐसी तलवार थी जिसे देखकर कालेश्वर भी पीछे हट गया। वह छाया बोली, अब तक तुम मेरी कहानी जी रहे थे, अब मेरी वापसी का समय आ गया है। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आने लगा। एपिसोड 13 में नियति के सिंहासन पर कब्जा करने वाला असली खलनायक कौन है? क्या वह 5वां रक्षक है जिसने आदिलोक से विश्वासघात किया था? कालेश्वर और अनंत की पूरी सच्चाई, और पहली बार आरव अपनी सबसे बड़ी शक्ति गवाह स्वरूप को जागृत करेगा। नहीं, यह तो कालेश्वर है, जिसका नाम लेने से भी समय कांपता है।